नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विजन एंड व्यू चैनल में। आज हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों पर चर्चा करना चाहेंगे और उस चर्चा में हमारे प्रश्नों का जवाब देंगे बहुत ही फेमस, बहुत ही एक्सपीरियंस्ड, काफ़ी सीनियर एडवोकेट मिस्टर आलोक सिन्हा जी, जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में काफ़ी समय से अपनी सर्विस दे रहे हैं। तो स्वागत है सर। थैंक यू, नमस्कार। तो सीधा वक्त ना खराब करते हुए कुछ क्वेश्चंस दिमाग में आ रहे हैं, तो मैं उसे स्टार्ट करता हूं करना आपसे। पहला मेरा ये प्रश्न है, हाउ कैन कंट्री राइज विथ फोकसिंग एफडीआई एंड एनआरआई? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि देखिए कंट्री के राइज को एक फैक्टर से नहीं होता है। कंट्री का राइज के लिए देयर आर वेरियस फैक्टर्स व्हिच आर एप्लीकेबल। वो बहुत लार्ज क्वेश्चन हो जाएगा, मैं छोटे में बताऊं कि जैसे इंटरनल आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, आप इंटरनल फोर्सेस को कैसे कर रहे हैं, टैक्सेस पे क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, करप्शन क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं। उस पर हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। आपने बात करी कि इन रेफरेंस ऑफ एनआरआई एंड एफडीआई, यस, मैं समझता हूँ कि दो फैक्टर से, एक कंट्री के अंदर अंदर हो गया, दूसरे कंट्री के बाहर पर। बिना पैसे के कोई कंट्री कि कुछ नहीं कर सकती है, राइज नहीं कर सकती। आज यूएस के पास भी चूंकि पैसा है तो सब कर पा रहे हैं। घर में भी यही होता है, पैसा नहीं होता तो आप जो चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि मैं दूसरे फैक्टर की बात करूंगा, और वही क्वेश्चन आपका है कि राइज कैसे करेगा एफडीआई से, एनआरआई से। तो मेरा ये कहना है कि हम वर्ल्ड बैंक से या एशियन बैंक से लोन लेके काम नहीं करना है। हमको पैसा लाना है जिससे इंटरनल जो दूसरा फैक्टर ए एंड बी में डिवाइड किया, हम अंदर काम कर पाए। वो काम अगर आप कभी पूछेंगे तो डिटेल में अलग डिस्कशन होगा। अब आ जाता है पहला पहला फैक्टर कि मनी लाया जाए तो कहाँ से मनी ला सकते हैं आप? क्या लोन लेके लाएंगे मनी, या अपने लोग जो बाहर फैले हुए हैं? ठीक कह रहा हूँ? बिल्कुल सर। आज एनआरआईज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। मैं समझता हूँ 15-16% यूके के अंदर ही हैं, कनाडा में है, अमेरिका में है, न्यूजीलैंड में तो खैर बहुत कम है। लेकिन आप कहीं चले जाइए, यूएई में चले जाइए, तो ये एनआरआईज जो कॉमन एनआरआई है वो फैला हुआ है। दूसरा, एनआरआईज ने जो बड़े बड़े इंडस्ट्रीज हैं, दे आर होल्डिंग द इकोनॉमी और सम टाइम ऑफ देयर कंट्रीज वेयर दे आर स्टेइंग। तो उनके पास में बहुत पैसा है। तो हमारा ये आपने एनआरआई और एफडीआई मिला हुआ है। मैं खाली एफडीआई एनआरआई को मिलाकर ही बोल रहा हूँ। तो आज अगर हम उन लोगों को मोटिवेट करें, एनआरआईज को, और उसको मोटिवेट करने के लिए लीगल सपोर्ट, इंडियन सिस्टम में जो इंडियन गवर्नमेंट जो 20 पार्ट पे कर रही है, करप्शन वगैरह को रिमूव कर रही है, तो उनको अगर हम मोटिवेट करें तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया के अंदर, तो पैसा आएगा आपके पास। बट वो इन्वेस्टमेंट कहाँ करेंगे, शॉर्ट में बताता हूँ। सबसे पहले तो कॉमन एनआरआई रियल एस्टेट में करना चाहता है, थोड़ा बहुत इक्विटी पे भी कर लेता है, क्योंकि उसको सेफ्टी सिक्योरिटी में इन ओवर ऑफ नीड कोई मकान कोई प्रॉपर्टी में करना चाहिए, करता भी और करना भी चाहिए। तो एक तो इन्वेस्टमेंट वहाँ से आया, पैसा कंट्री में आया। दूसरा, लार्ज इन्वेस्टमेंट्स होते हैं। इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, इंडिया के अंदर हर चीज़ अवेलेबल है। अगर आप देखिए, जापान हो गया, उनके पास में लैंड नहीं है इतने, और सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक लेबर फोर्स नहीं है। कोरिया हो गया, क्यों इंडिया में आ रहे हैं? मैन्युफैक्चरिंग के लिए आ रहे हैं। तो इनको इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करने करने के लिए जो इनको चीज़ें, जो ह्यूमन रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है, तो मार्केट में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट कम हो जाती है। तो मैं फिर से वापस आता हूँ कि अगर हम लोग, जो आपका क्वेश्चन है कि अगर इन्वेस्टमेंट आएगा, तो एक रिटेल इन्वेस्टमेंट आएगा, दूसरा लार्ज इन्वेस्टर्स इस कंट्री में प्रोडक्शन करना चाहेंगे अगर उनको इंटरनल सुविधाएं मिल जाएं, और उनको, कुछ लोग जानते हैं कुछ लोग नहीं जानते, उनको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज बताई जाए, उनसे मिला जाए, उनको कन्विंस करा जाए, तो वो मूड में ऑलरेडी है, बिकॉज दे हैव गॉट लव एफिनिटी। तो दूसरा पैसा वहां से, दो लोगों से पैसा आ गया, एक एनआरआई का बहुत पैसा आया, एक लार्ज इन्वेस्टर जो है उनका बहुत पैसा है। इसको ही हमको मोटिवेट करना है, मूव करना है, उनकी प्रॉब्लम को समझना है और उनसे मिलना है। स्मॉल वालों को, स्मॉल मतलब स्मॉल बेस्ड कोई नहीं है, मतलब कॉमन लोगों को, जिनको की एनआरआई, जो रिटेल एनआरआई कह लो उसको आप, उनको हम सुविधा देंगे, लीगल और तरीके की उनको बताएंगे। जो लार्ज वाले हैं उनको मिलके बताएंगे अपॉर्चुनिटीज कौन कौन सी हैं। लीगल उनके पास इतना प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज दे आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद लॉज। लेकिन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज उनको बताई जा सकती हैं,
और उसमें हम उनकी काफ़ी हेल्प कर रहे हैं, कर सकते हैं। ठीक। और उससे अपने आप ही जब और एक लाइन और, जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, ग्रोथ होगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी तो नेचुरली प्रॉस्पेरिटी आएगी। और मैं बैलेंस ऑफ पावर पे, अब अलग पूछिएगा, बैलेंस ऑफ पावर भी हो जाता है। क्योंकि जैसे आज हम कहते हैं लेबर लॉ को कंप्रेंसिव करते चले आ रहे हैं, मैं काफ़ी बोल सकता हूँ, कंप्रेंसिव करते चले आ रहे हैं, क्योंकि हम लेबर को प्रोटेक्शन देना चाहते हैं और समझते हैं कि वो कमज़ोर हैं, वो लेथार्जिक हो जाते हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी कम होती है, कॉम्पिटिटिवनेस फीलिंग खत्म हो जाती है। और क्योंकि यूनिलैटरल है मामला उनका, तो उनको हम देते हैं और फिर वो डरते नहीं है, वो काम करते नहीं है, प्रोडक्शन उनका खत्म होने लगता है, गवर्नमेंट इंडस्ट्री इसीलिए बैठती चली जाती हैं। तो क्योंकि वहाँ पर इंडस्ट्रीज कम है, तो यूनिलैटरल है, एम्प्लॉयर जो कराता है। इसी लेबर लॉ में एक लॉ है कि व्हेन यू गिव एन अपॉइंटमेंट लेटर इट हैज गॉट नो मीनिंग, बिकॉज दे आर इन नीड, दे कम टू यू, सो यू कैन डिक्टेट देयर टर्म्स। तो जिस वक्त ये प्रोडक्शन होगा, इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा। जितनी ज़रूरत एम्प्लॉयर को एम्प्लॉय की है, उतनी ज़रूरत एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉयर की है। तो ये गो स्टॉक्स, लॉकआउट और जो लिटिगेशन बड़ा लंबा प्रोसेस है, वो आप अलग क्वेश्चन कर लीजिएगा, तो वो बढ़ता है, तो बैलेंस ऑफ पावर भी हो जाएगा। तो सबसे पहले हमको पैसा लाना चाहिए, और उसका तरीका बताया मैंने आपको। थैंक अगला सवाल मेरा सर आपसे ये है कि गडकरी जी ने रोडें तो बहुत ही बढ़िया बना दी, यू। मतलब तारीफ की है वो कम है, इंफ्रा उन्होंने बहुत अच्छा बना दिया है रोड का। लेकिन समस्या यहाँ है कि लोग ना जिग जैग वे में, या बोले ना उसको सही से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, जिसके कारण काफी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं। इस पर आपका क्या व्यू है और देखिए, क्या इसका कुछ सॉल्यूशन मैं हो बीच में सकता है? रोकूंगा आपको, आपकी बात समझ गया हूँ। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बात बहुत ही रिमार्केबल है, बहुत ही अप्रिशिएबल है कि गडकरी जी ने हिंदुस्तान में कितने साल हो गए, कितना डेवलपमेंट हुआ था। मैं किसी की तारीफ और बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसके लिए नहीं बैठा हूँ यहाँ पर। लेकिन गडकरी जी ने, आज आप देखिए पूरा हिंदुस्तान कनेक्टेड हो गया है हाईवेज के साथ में। 3 लेन, 4 लेन, 5 लेन, कोल्ड शोल्डर्स, ये सब बना दिया गया है। बट दिक्कत क्या है, लोगों को उस पे चलने का तरीका नहीं आता। लोग अगर आपसे भी पूछ लें हम कि भाई कोल्ड शोल्डर क्या होता है, बता ही नहीं पाएंगे कोल्ड शोल्डर क्या होता है। यूके वालों को सबको पता है कोल्ड शोल्डर क्या होता है, कहाँ पे कार रोकनी है पता ही नहीं है। इसके डिफेक्ट्स क्या क्या, पहले वो समझिए आप। डिफेक्ट ये है कि लोग एक बनी हुई है, जिसे कहना चाहिए ओवरटेकिंग लेन, एक्सट्रीम राइट पर होती है, फिर उसके बगल में एक लेन है, उस लेन पे जो नॉर्मल ट्रैफिक है वो चलना चाहिए, उसके बगल में जो लेन है उस पर ट्रक चलनी चाहिए, और उसके बगल में जो लेन है, इतनी तो बनी हुई है सब हाईवेज के ऊपर से, पूरा इंडिया कनेक्टेड हो चुका है और बहुत बढ़िया सड़कें बनी हुई हैं। उसके बगल में जो रोड है वो मोटरसाइकिल या उनके लिए है, कोल्ड शोल्डर्स बने हुए हैं। अब होता क्या है, इतनी बढ़िया सड़कें बना दी है जिनमें 100 और 120 और 130 किलोमीटर की स्पीड तो पता ही नहीं चलती। मिनिमम 100 और 120 तो वैसे ही लिमिट है। अब इतनी फास्ट ट्रैफिक जब साहब चलता है, तो उसमें क्या है, ट्रक वाले जिन्होंने कभी हैंकी पैंकी करके जिग जैग करके लाइसेंसेस ले लिए, ना पढ़े हैं ना लिखे हैं, ना उनको पता है, वो चले जा रहे हैं आपके उस लेन में, ओवरटेकिंग लेन में चले आ रहे हैं। अब आप क्या करेंगे, आप सोचेंगे भाई इसमें ओवरटेकिंग चल रहा है तो बगल वाले में आएंगे, बगल वाले में आप देखेंगे कि जो नॉर्मल बेचारा सही चल रहा है वो चल रहा है, तो फिर आपको करना ओवरटेक, तो क्या करेंगे आप, फिर बगल में जाएंगे, वहाँ पे कुछ ट्रक वाले चल रहे होंगे, तो आपका क्या है, जिग जैग चलेगी। इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान में होगा कि एक्सीडेंट प्रोन हो जाएगा, एक्सीडेंट ज़्यादा होंगे, पेट्रोल ज़्यादा खर्चा होगा, एक्सीडेंट होंगे, पेट्रोल ज़्यादा खर्चा होगा, रिस्क ज़्यादा होगा, टेंशन ज़्यादा होगा, टियर वेयर ज़्यादा होगी, पोल्यूशन ज़्यादा ज़्यादा होगा, इकोनॉमी पे असर पड़ेगा, और सबसे ज़्यादा असर पड़ेगा एफडीआई के ऊपर। क्योंकि जो लोग दिल्ली से नीमराना जा रहे हैं और उन जोन्स पे जा रहे हैं, उनको चाहिए है कि वो यूके में और जर्मनी में चलते हैं, 120 तो कुछ होते ही नहीं यूएई वगैरह के अंदर, लेकिन वो बेचारे कैसे जाएं, वो इन सब चीज़ों से जूझना पड़ेगा। और तो फिर ये स्प्रेड करते हैं कि सब यहाँ पर ट्रैफिक बड़ा अनरूली है, बड़ी एक्सीडेंटल डेथ्स होती हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, तो एक नेगेटिव इमेज बाहर चली जाती है, और इट इट इम्पैक्ट्स योर एफडीआई। ये तो सारी बातें नेगेटिव हो गई। अब क्वेश्चन ये कि इसका सॉल्यूशन क्या है साहब, प्रॉब्लम्स तो आपने बता दी, मैं समझता हूँ सॉल्यूशन बड़ा ईजी है, करना कोई चाहे तो। पहला ये है कि जैसे लाइसेंसेस जिनको पहले दे दिए गए हैं, उनके लाइसेंस रिन्यू करे जाएं या रद्द करे जाएं, और देन दे शुड बी ट्रेन। जैसे एक ज़माने में चाय इंडिया में आई, जब टी आई थी तो लोग दूध पीते थे, चाय जानते ही नहीं थे, तो चौराहे चौराहे पर शैम्पूज पिलाए जाते थे, अंग्रेज़ों ने चाय पिलाई, फ्री चाय पिलाई, और वो समझे, और चाय पिला जितनी कॉमन हो गई।
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि अगर उनको उनके लाइसेंसेस कैंसिल करे जाएँ या रिन्यू करे जाएँ, जो पुराने हैं, जिनको उन्होंने वो से और उनको ट्रेनिंग दिया जाए कि भाई क्या ओवरटेकिंग लेन है, क्या कोल्ड शोल्डर है, कैसे चलना चाहिए। सबसे पहले ट्रक ड्राइवर्स हो गए, पहले ऐसी कार ड्राइवर्स हो गए। जो लोग नए लाइसेंसेस इश्यू कर रहे हैं, उनको इस पे चलने की सड़क, क्योंकि ये सड़कें तो क्या है 2-3-4 साल में तो बनी हैं। तो उनको बताना चाहिए, उनको पता ही नहीं, आप विश्वास ना हो तो आप आपस में पूछ के देख लीजिए, कोल्ड शोल्डर पता ही नहीं होगा क्या होता है। कहाँ पे गाड़ी को रोक कर आप कार का टायर बदल सकते हैं, पता ही नहीं होगा। कहाँ पे आप यूरिनेशन के लिए, अब तो साइड लेन्स भी उतर गई हैं, लेकिन लोगों को आदत नहीं है। तो इस सबको कंट्रोल करने के लिए पहले ट्रेनिंग की ज़रूरत है, फिर आप टीवी पर, फ़िल्मों में जैसे ऐड चलवाते हैं, वो चलाइए और जगहों-जगहों के ऊपर आप कैमरे लगाइए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जिससे कि जो लोग वायलेशन कर रहे हैं, उनको आप पकड़ भी सकें। और इम्पोर्टेंट सब जगह तो ट्रैफिक पुलिस नहीं लगा सकते हैं। उन जगहों पे ट्रैफिक पुलिस भी लगाइए, जो बहुत एक्सीडेंट प्रोन और ऐसे इलाके हैं। तो अगर ये चीज़ें करेंगे तो विद इन सम टाइम लोगों को चलने का तरीका आ जाएगा। सबसे पहले स्लाइड दिखवाइए, पिक्चर हाउस में दिखवाइए, टीवी में क्या करा गया इस बारे में? कुछ करा गया? मेरे हिसाब से तो उतना नहीं करा गया। जितनी सड़कें बना दी गई हैं, उस हिसाब से कुछ नहीं करा गया। डू यू एग्री विद मी? यस, ऐसा एग्री। मेरा सोचना है। तो मैंने बताई प्रॉब्लम्स क्या है, ये देखने में छोटी लगती हैं, बट इसके जो रिजल्ट्स हैं, जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, बहुत लार्ज हैं एंड इट अफेक्ट योर एफडीआई। थैंक यू। मेरा अगला क्वेश्चन है, बैलेंस ऑफ पावर पे क्या कहेंगे आप? देखिए, बैलेंस ऑफ पावर बहुत बड़ी बात है। मैंने कहा, मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँगा, इट्स अ वेरी बिग सब्जेक्ट। मैं बैलेंस ऑफ पावर को लेबर लॉज़ में ले आता हूँ। इस कंट्री में जो बाहर के जो लोग आते हैं, वो क्यों आते हैं? वो आते हैं रीज़नेबल इकोनॉमिक ह्यूमन रिसोर्सेज़ के लिए। पहले तो इस कंट्री के अंदर लेबर लॉ पॉलिसी ही ठीक नहीं बनी थी। आप अगर यूके में, मेरे पास लॉ आया था कि जी हमारे, तो हम हँसने लगे। अरे भई, यूके का लॉ इतने में, उनका ग्रेच्युटी एक्ट भी है, पीएफ भी है, सब उसी के अंदर इतनी मोटी में आ जाता है। हमारे यहाँ इतनी किताबें हैं कि अगर आप देखें तो पूरी लाइब्रेरी भर जाएगी लेबर लॉज़ के अंदर ही। तो सिम्प्लीफाई करो लेबर लॉ को। और आपका क्वेश्चन रिपीट करिए एक बार प्लीज़ फिर से। बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर। तो अब इसके लिए क्या होता है कि आपने हुआ क्या कि 2 रीज़न्स रहे, जो ऑनेस्टली मैं कहना चाहूँगा। एक तो कई बार गवर्नमेंट्स ने, कोई भी हो, वोटिंग क्लिक के लिए लेबर को सुविधाएँ देती चली गई, उनको प्रोटेक्शन देती चली गई। दूसरा, एक्चुअल में भी उनको लगा कि ये दे आर नॉट प्रोटेक्टेड, इसलिए इनको प्रोटेक्शन देना चाहिए। बट बिना सोचे करा आपने ये काम। क्योंकि पहले तो लेबर लॉ को सिम्प्लीफाई करिए, उसकी टेक्निकलिटीज़ कम हो तो इंटरप्रिटेशन कम होंगे। दूसरी, अगर आप लेबर को इतनी सुविधाएँ दोगे, सुविधाएँ खुद हासिल कर लेगा वो। किसी को फ्री देने से वो लेथार्जिक हो जाता है, अनप्रोडक्टिव हो जाता है, कॉम्पिटिटिव फीलिंग खत्म हो जाती है उसकी, वो भावना खत्म हो जाती है। इसीलिए गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में काम ही नहीं लोग करते, प्राइवेट में काम करते हैं। उसका रिवार्ड है, उसकी रिकॉग्निशन है। तो आपने क्या करा, उसको सेफ्टी, सिक्योरिटी देकर, प्रोटेक्शन देकर उसको आप बढ़ा नहीं रहे हो, उसकी सेफ्टी नहीं कर रहे हो, वो आप देश के प्रोडक्शन को गिरा रहे हो, उसको लेथार्जिक बना रहे हो, उसकी प्रोडक्टिविटी को खत्म कर रहे हो, उसकी कॉम्पिटिटिवनेस को खत्म कर रहे हो और ओवरऑल इफेक्ट आ रहा है। इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि एफडीआई को लेकर आइए। और जो मैंने पहले कहा, जब एफडीआई की नए प्रोडक्शन हाउसेस, जब नई फैक्ट्री लगेंगी, जो नए कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट्स होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो जाएगा। जो यूनिलैटरल चल रहा है, लेबर लॉ में एक बात कही गई है, जो 50वें जजमेंट में है, कि अगर अपॉइंटमेंट लेटर है और उसमें कोई ऐसी कंडीशन है, तो कोर्ट उसको कह देता है इनवैलिड। क्योंकि अपॉइंटमेंट लेटर, दे आर इन नीड एंड यू कैन डिक्टेट योर टर्म्स, सो दैट इज व्हाई इट इज नॉट वैलिड समटाइम्स, व्हिच इज नॉट इन द अदर ऑफिसर्स क्लास में अप्लाई नहीं करता है, बट लेबर लॉ में अप्लाई करता है। तो हम ये कहना चाहेंगे, और इसमें 50 जजमेंट है, वो लीगल बात आप करेंगे तो मैं बता दूंगा। तो मेरा मतलब कहने का ये है कि अगर इसको करा जाए, तो जब इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो एम्प्लॉयर को भी एम्प्लॉय की जरूरत है साहब। ये नहीं है कि एम्प्लॉय कैसा, हम आए, हमें सब नौकरी दे दीजिए। अरे भाई, क्यों दे दीजिए? हमने 5 साल काम किया है, 10 साल काम करा है, हमें नॉलेज है, हमें एक्सपीरियंस है। आप थोड़ा चाहेंगे वो आदमी चला जाए, लेकिन अभी वो मजबूर हो जाता है। तो बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा। जब बैलेंस ऑफ पावर होगा तो डिस्प्यूट्स कम होंगी। गोस लॉ की, मैं लेबर लॉ का एडवाइजर भी रह चुका हूँ, प्लानिंग कमीशन को भी एडवाइस किया है, पॉलिसी लेबर लॉ पे बोलता रहा हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा कि साहब, आप अगर किसी को ये करेंगे तो प्रोडक्ट, कोई गोस लॉ का कोई कोई तरीका नहीं है। अगर आदमी गोस लॉ करेगा, आप उसको ना मिसकॉन्डक्ट में पकड़ सकते हैं, मिसकॉन्डक्ट है ही कोई नहीं। मैं तो लेबर लॉ का एक्सपर्ट रह चुका हूँ। आर्बिट्रेशन में भी ये मत समझिए कि मैं लेबर, लेकिन मैंने बहुत चीज़ें इतने लाइट लंबे टाइम पे करी हैं। तो उसके अंदर क्या है,
गो स्लो का कोई तरीका नहीं है, स्ट्राइक हो जाती है, बंद हो जाती है। अब आज ये नहीं हो रही क्योंकि एचआर ने काफ़ी हद तक ख़त्म कर दिया है। वो कहते हैं बजाय पुराने लालाओं के तरीके से उसका बोनस काट दो, उसकी तनख्वाह कम कर दो, उसको वेजेस मत दो, उसको ओवरटाइम दो, ये नहीं करते। एचआर कहता है उसको सब दो, उसका पर्सनलाइज़ रखो। लेकिन वो जो 4 मोटरसाइकिल बनाता था वो 8 बनाएगा, तो आपका कवर हो गया। तो इस डिस्प्यूट भी कम होगी, इंटरप्रिटेशन भी कम होगा और प्रॉब्लम्स भी कम होंगी और लिटिगेशन भी कम होगा। इस तरीके से बैलेंस ऑफ पावर हो जाएगा। बहुत अच्छा लगा सर आपसे ये सवाल पूछ कर, आपने बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही अच्छे तरीके से जवाब दिए। तो इस वीडियो को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं और ये चर्चा का दौर हमेशा चालू रहेगा इसी चैनल पर। तो आज का ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये नॉलेज वाला वीडियो है, कोई आम वीडियो नहीं है। तो हो सकता है किसी की नॉलेज बढ़ाने के काम आए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो अभी कर लें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली चर्चा में सर के साथ नए सवाल लेके। थैंक यू वेरी मच।